का मतलब बाउंस का यानी अब इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है। में सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा एरिया वेक्टर। क्या पढ़ना पड़ेगा? एरिया। एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर का मतलब होता है हमारे पास किसी प्रकार का एरिया और सेप उसका कोई सेप जो है क्या हो, कोई भी हो, उसका जो वेक्टर है क्या बेटा है? वेक्टर वेक्टर। और वेक्टर का मतलब पता क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है, सदिश का मतलब होता है दिशा। क्या मतलब होता है? दिशा। यानी कि क्या मतलब होता है? किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया किसका होगा? सरफेस का। जिसके पास लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, लंबाई चौड़ाई होगी। अब उसकी दिशा अगर हम बता दें तो वो क्या होता है? एरिया। अभी तक हम लोगों ने एरिया एज ए स्केलर क्वांटिटी पढ़ी। कैसे पढ़ी है? एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। अदिश होती है। इसका कैसा होता है? सदिश होता है। लेकिन अब हम कैसे पढ़ेंगे? सदिश पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सदिश। तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल को अगर हम सदिश बना सकते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग दिशा किसी की भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा था, वैद्युत विध्रुव क्या कैसे चलता है? प्लस से माइनस की माइनस से प्लस। बताइए। फिजिक्स में वैद्युत विध्रुव कैसे चलता है? माइनस से प्लस चलता है। माइनस से डाइपोल का चलता है, माइनस से प्लस। और केमिस्ट्री में चलता है प्लस से माइनस। तो डाइपोल वही, सब कुछ वही, दिशा क्या हो गई? बदल गई। और द्विध्रुव कभी नहीं कहता कि दिशा उसकी क्या होगी, दिशा हम लोग बता क्या बनाते हैं। कहने का मतलब है किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर हमको वेक्टर बनाना है, यानी ध्यान रखना रहेगा, किसी भी आदेश को अगर स्पेस बनाना है तो क्या देते हैं उसको हम लोग? दिशा है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं एरिया वेक्टर की। और सबसे पहले एरिया वेक्टर किसके लिए देखते हैं? फॉर क्लोज सर्फेस। किसके लिए बेटा? क्लोज सर्फेस। ध्यान से पढ़िएगा, जो ना है पूछ लीजिएगा। फॉर क्लोज सर्फेस यानी बंद क्षेत्र के लिए। बंद क्षेत्र के लिए मतलब, कहने का मतलब है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए या बंद क्षेत्र के लिए हमको क्या देखना है? एरिया। और जितने चीजों के लिए मैंने उत्तरांक बताओ उनको नोट डाउन कर लेना, याद रखना, वो आपको सवाल भी काम आएंगे। ठीक है। अब बंद सरफेस पूरी तरीके से बंद सरफेस अगर बनाए हम लोग, तो जैसे मान लिया ये हमारा, ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है। ये हमारा क्यूब क्या है? क्यूब है। और ये हमारा बंद सरफेस कैसा है? वो सरफेस है बिल्कुल। समझ में आ गई? अगर हम कहें, और याद रखना, और क्लोज सरफेस के लिए जो हमारा एरिया वेक्टर होता है कौन होता है बेटा? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो होता है हमारा क्लोज वेक्टर, क्लोज सरफेस के लिए ये होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ऐसा होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, पहली बात। और दूसरी बात फाइनाइट होता है। कैसा होता है? फाइनाइट का मतलब होता है कि लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड। बात समझ में आ गई? कैसे होता है? अगर ये हमारे पास क्यूब है,
अगर हम क्यूब की ऊपरी वाली सरफेस के लिए, इसके लिए बात करें एरिया वेक्टर की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 मान लिया। अगर नीचे वाले सरफेस की हम लोग इस वाले सरफेस की बात करें, तो ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड हो जाएगा, और आउटवर्ड होता है इसके लिए आउटवर्ड हो जाएगा ये, यानी कि A2 एरिया वेक्टर। अगर हम इस वाले के लिए बात करें, इसके लिए ये ऐसे हो जाएगा, बताइए ये हो जाएगा, A3 हो जाएगा। अगर हम इस सरफेस के लिए बात करें तो ऐसे हो जाएगा। बात मेरी समझ रहे हो ना? कहने का मतलब है अगर कोई क्लोज सरफेस होती है तो उसका एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलरली अबाउट, यानी वो सरफेस से क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर। जैसे ये हमारा एक रूम है, रूम में 4 दीवारें हैं, 1 2 3 4, और जमीन और छत, बात समझ में आ गई? क्लोज है बिल्कुल। अगर इसका इस वाली दीवार का एरिया वेक्टर होगा तो ऐसे, इस वाले का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इस वाले का ऐसे होगा, इस वाले का ऐसे होगा, इस वाले का नीचे की ओर, उस वाले का, बात समझ में आ गई? यानी कहने का मतलब है सरफेस से बाहर निकलता हुआ परपेंडिकुलरली लंबवत बाहर बाहर होगा। कैसे होगा बेटा, लंबवत बाहर की ओर होगा। कौन, इसका क्षेत्रफल सदिश। और कैसा होगा, फाइनाइट होगा, यानी कि लिमिटेड होगा। फिर अब कह दे कि यहाँ से सबके लिए ही होगा, यहाँ से भी होगा, नहीं, एक एरिया वेक्टर, इसके लिए एक एरिया, इसके लिए भी एक होगा, इसके लिए भी एक होगा, इसके लिए भी एक होगा। तो आप फिर समझिए, किसी क्लोज सरफेस के लिए, जो बंद क्षेत्र के लिए जो एरिया वेक्टर होता है, क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है और इनफाइनाइट होता है। बंद क्षेत्र के लिए जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है वो लंबवत बाहर की तरफ होता है, और कैसा होता है, यानी कि इसको हम लोग गिन सकते हैं या सीधे होता है। बस में आगे इसको नोट करें फटाक से। नोट कर लीजिए इसको। क्या, सर, समझ में आ गया? यस सर। देखिए, अब अगर कोई कह दे और कर्व क्लोज सर्किट, इसके लिए और कर्व क्लोज, अगर हमारे पास कोई कर्व क्लोज सरफेस, बात समझ में आ गई? कर्व का मतलब क्या होता है, वक्री, ऐसा वक्रीय बंद क्षेत्र है। कैसा है बेटा, जैसे हमारे पास ये हमारा है, ये वक्रीय बंद क्षेत्र है, यानी कर्व क्लोज सरफेस है। इसके लिए जो हमारा एरिया वेक्टर होता है, क्या होता है बेटा, हमारा ये जो एरिया वेक्टर होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, वो क्या होता है, आउटवर्ड होता है। क्या होता है बेटा, आउटवर्ड, आउटवर्ड होता है। और क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, और अनंत, ऐसा होगा। बात समझ में आ गई? देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास ये क्या है, एक कर्व को सरफेस से वक्री बंद क्षेत्र है, तो इसकी वजह से एरिया वेक्टर कैसा होगा, ये बाहर की ओर होगा, यहाँ से ये हो जाएगा, 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 यहाँ से ये हो जाएगा,
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और समझ में आ गई? कहने का मतलब छोटा छोटा अगर इसका निकाले डीएस, डीएस अगर यहाँ पे निकाले छोटा सा डीएस, और फिर इसमें क्या है? तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जो हमारा वक्रीय बंध क्षेत्र होता है, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? होता तो बाहर की ओर है, लेकिन कैसा होता है? इनफाइनाइट। कहीं भी आप छोटे से पॉइंट से निकालेंगे तो, यानी कर्व वो सरफेस के लिए रेक्टर कैसा होता है? आउटवर्ड होता है और इनफाइनाइट। क्लियर हो गई बात? और चलिए इसको, और इन्हीं अगर डीएस को हम लोग क्या कर देते हैं बाद में, पूरे सरफेस के साथ इंटीग्रेट कर दे तो क्या आ जाता है हमारा? ऐसा है ना? इस समझ आ गई बेटा बात? सभी लोग आराम से इसको समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, ठीक है? हालांकि दिक्कत नहीं होगी आप। कर दिया बेटा? अब देखिए, अब बात करते हैं फॉर ओपन, पहले बात करते हैं open surface। यानी पूर्ण रूप से खुले क्षेत्र के लिए, किसके लिए? देखिए ध्यान से, खुले क्षेत्र के लिए या ओपन सरफेस के लिए रिएक्टर कैसा होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये थोड़ा सा जरूरी भी है और इम्पोर्टेंट, ठीक है? जैसे मान लो हमारे पास कोई पेज है, या हमारे पास मान लो शीट है, ये ओपन क्या है? ओपन। और इस ओपन सरफेस के लिए इसका ऐसा हमारा रिएक्टर होगा, तो इसके लिए हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई? देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास कोई ओपन सरफेस है, लाइक कोई सीट है, बात समझ में आ गई, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो चल रही है ऐसे, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा, ये मान लिया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी, ये हमारी फील्ड है। बात समझ में आ गई? और इसका मैंने बताया रिएक्टर बाहर की ओर होता है, और मान लिया हमारे पास ये एरिया वेक्टर है, और ये एरिया वेक्टर है। बात समझ में आ गई? क्लियर बात? तो इसमें देखते हैं कि मिनिमम एंगल कौन बना है, क्या देखते हैं? बता रहे हो? फिर से एक बार समझना, अगर हमारे पास कोई ओपन सरफेस है, यानी ऐसी कोई सरफेस है, तो उसमें जो एरिया वेक्टर होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो लेस एंगल बन रहा हो, वो एरिया वेक्टर माना जाए, ठीक है? ऐसे बहुत सारे एरिया वेक्टर इसमें जा रहे हैं, तो जो लेस एंगल बनाएगा इसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो आप ऐसे लिखोगे इसको कि इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा? लेस एंगल साइड made with electric field and area। बस ना कि जैसे देखो, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जा रहा है, तो ये एंगल क्या है इसका? बड़ा है, तो ये एंगल क्या है? छोटा है, तो एरिया वेक्टर कौन सा लेंगे?
ये बात समझ में आ गई। कहने का मतलब है कि एरिया वेक्टर ये नहीं लेंगे। एरिया वेक्टर कौन सा लेंगे? ये वाला। अब होगे किस तरह, एरिया वेक्टर तो एक ही है, तो इसमें लेने वाली क्या बात होगी? तो एरिया वेक्टर, हालांकि तो एरिया वेक्टर एक है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एरिया वेक्टर, अगर ये A1 है तो यहाँ से एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लेंगे एरिया वेक्टर A1 में। समझ में आ गई मेरी? कहने का मतलब फिर समझिए मेरी बात, कि अगर पूरे रूप से खुला क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र के साथ बनने वाला जो सबसे कम एंगल होगा, सबसे कम कोण होगा, वही क्या होगा हमारा? इसके लिए खुले क्षेत्र। बात में आ गई। जैसे हम आपसे कह दें कि हमारे पास कोई सरफेस है इस प्रकार की, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और इसी के साथ ही पैरेलल ये हमारा एरिया वेक्टर है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है? जीरो बनता है। थीटा क्या है यहाँ पे? जीरो है। पूरे चैप्टर में आपको यही मिलेगा। समझ आ गई? कहीं भी कोई एंगल नहीं बन रहा होगा, क्योंकि थीटा के लिए जो फॉर्मूला है cos का, मैंने क्या बोला? cos का में थीटा के लिए cos थीटा का फॉर्मूला है, और cos थीटा में से cos जीरो की वैल्यू आती है, cos की कोई और वैल्यू लेंगे हमारा कोई आंसर ही नहीं है। फिर ट्रिक भी है, और एक समझदारी की बात भी है, एंगल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चलेगा। कौन? एरिया। याद रखना, मैंने क्या बताया? ये बात दिमाग में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल चलेगा कौन? हमारा एरिया। क्षेत्रफल सदिश हमारा वैद्युत क्षेत्र के समांतर चलेगा। ठीक है? अभी कैसे चलेगा क्लियर होगी बात? इसको नोट करो। ये याद रखना कि लेस एंगल साइड मेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, यानी कि जो कम से लिखते क्या, लिखते क्या, लिखते हैं क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के साथ बनने वाला मूल कोण, यानी सबसे छोटा वाला है। देखिए इसको आप जल्दी से। ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कहाँ मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो छोटा हो, छोटा वाला है, दो एंगल बने रहेंगे वहां पे। छोटा देखे तुमको, वही एरिया वेक्टर होता है। समझ गए? और इसको अगर आप समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, कहीं आप इतना याद रखो, पैरेलल एरिया वेक्टर देखो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? इक्वल एंगल बनेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक इक्वल होगा तो जीरो हो जाए। समझ गए? अगर दोनों एंगल इक्वल हो गए तो जीरो हो जाए। यस, हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक प्लस की, इसी बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा, यही मेन है गॉस लॉ के लिए।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैक्यूम फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का मतलब पता क्या होता है? फ्लक्स का हिंदी में इसको फ्लक्स ही बोलते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है चीरते हुए जाना। क्या मतलब होता है इसका? मतलब चीरते हुए जाना। चीरते यानी क्रॉसिंग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? बात समझ आ गई? फ्लक्स का मतलब क्या होता है? चीरते हुए जाना। किसको छींटते हैं? कहाँ छींटते हैं? किसी भी करते हैं। कौन जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। कौन जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ closed surface area is known as electric osmotic कितने लिखते हैं? लेकिन ध्यान से हाँ पहले समझ लो बात लिखा है एक साथ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोसेस में तेरे नोन है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या करेंगी? पास करेंगी। कहां से पास करेंगी? एक क्लोज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी क्लोज सरफेस एरिया। और समझ आ गई? याद रखिएगा क्लोज सरफेस एरिया से पास कैसे होंगे, क्या होंगे देखते हैं। हमारे पास मान लिया एक क्लोज सरफेस है बेटा, ऐसे करके, ठीक है? एक क्लोज सरफेस है ये, और इस क्लोज सरफेस से क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? पास से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? पास हो रही है। अब इस क्लोज सरफेस की वजह से जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। कैसा होगा? बाहर की ओर। क्लियर हो गई ना बात? तो मान लिए यहां से भी क्या है? बाहर की ओर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? ये बाहर की ओर तो होगा, और ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम यहाँ से एक क्या डालें, कंपोनेंट के लिए अगर डालें, तो हमारे पास ये एंगल बनेगा थीटा। मिनिमम एंगल बनेगा थीटा। और थीटा के साथ वाला क्या होता है? थीटा के सामने वाला क्या होता है? ये पता है कि नहीं पता है? पता है। और मान लिया इस पर चार्ज क्या था? क्यू। और चार्ज क्यू की वजह से यानी पॉजिटिव वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? बाहर की ओर। प्लस की वजह से कैसी होती है? बाहर की ओर। एक बंद लूप था, और लूप एक सरफेस हमारा बंद था, उस पर चार्ज क्यू रखा था। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी? बाहर की ओर होगी। या अगर किसी बच्चे को और अच्छे समझना है तो समझिए, ये हमारे पास एक लूप है, और यहाँ पे चार्ज क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू रखा हुआ है। और प्लस की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी? आउटवर्ड होंगी। और इसकी वजह से एरिया वेक्टर क्या होगा? ये होगा। तो ये हमारा जो एंगल बनेगा ये थीटा बनेगा। ये क्या बनेगा? कॉस थीटा। ये क्या बनेगा? साइन थीटा। साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही क्या चल रहा है हमारा? एरिया वेक्टर।
बात समझ में आ गई। अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉस लेंगे कि साइन लेंगे? कॉस लेंगे। क्यों कॉस लेंगे? क्यों लेंगे? पहली बात तो थीटा, और दूसरी बात इसके साथ ही क्या है, क्षेत्रफल सदिश भी है, और क्या है हमारे पास, कॉस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के साथ, वैद्युत क्षेत्र भी बेटा इसी के साथ है, और हमारे साथ क्या है, ये भी इसी के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। कैसे करते हैं? पाई से। पाई बराबर फॉर्मूला हो जाता है ई डॉट डी एस। मान लिया सरफेस हमारा क्या था, ये एस डी एस था। यहाँ पे जो हम निकाल रहे हो क्या है, डी एस। क्या है? डी एस। डी एस कई बार फिर समझना, अगर हमारे पास जैसे मान लो छोटा सा क्षेत्र है, और इस छोटे से क्षेत्र में किसी छोटी चीज के लिए यानी डीएस के लिए हम निकाल लें, तो बात दूसरा क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे, तो पूरी सरफेस के लिए आ जाएगा। प्लस हो जाएगा ना, यानी छोटे छोटे डीएस 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 मिला के क्या बनाता है, एक एस। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डीएस। बोलेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका तो क्या बन जाएगा बेटा, डीएस। इसका बन जाएगा फाई बराबर ई डीएस। अब इंटीग्रेशन समझ आ गई? अब समझ आ गई बात? फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ईडीएस, और पाई ई बराबर क्या होता है, ईडीएस, और हो जाएगा ईडीएस cos थीटा। cos थीटा क्यों आया, समझ आ गई बात? अच्छा, अगर यहाँ पे वहां से cos थीटा नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी समझ सकते हो कि दो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट cos थीटा होता है। समझ गए? दोनों बातें हैं, लेकिन वो वही मेन, ठीक है, वो समझना जरूरी है। एक बात आपको और बता दें कि जो हमारा यहाँ फॉर्मूला बन रहा है पाई ई बराबर ईडीएस, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ सरफेस एरिया। समझ में आ गई? यानी कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत रेखाएं कहाँ से जा रही है, समझ आ रही है? और कॉस थीटा क्या बता रहा है, कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आर आर बटे कर्ण। आर बटे कर्ण का मतलब क्या होता है, ये आर आर है, ये इसका परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये इसका क्या होगा, कर्ण होगा। अगर हम इस साइड को छुपा लें तो बच क्या है हमारे पास, ये साइड बच रही है, इसको छुपा हटाओ। अब समझना की बात, ये हमारा एंगल बन रहा था थीटा, इसके साथ क्या बन रहा था, cos थीटा। और ये हमारा क्या था, एरिया वेक्टर, ये हमारा क्या था, एरिया वेक्टर, ये हमारा नॉर्मल था, और ये हमारी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आ गई? वही निकल के आ गया ना, तो पहले कौन सा समझ गया ना, क्या है कि cos थीटा जो होता है वो मेन कंपोनेंट देता है किसके लिए, फ्लक्स के लिए, चुंबकीय सॉरी वैद्युत फ्लक्स के लिए जो मेन कारक है वो क्या है, cos थीटा। इसी cos थीटा से समझने के इसी cos थीटा को समझने के लिए cos लगा जाएगा। ठीक है, एक बात और समझिएगा, आप cos ला पढ़ेंगे तो आगे, जब cos ला होता है इसमें एक बात बहुत नोट कर लीजिए, ये ओनली क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ओनली फॉर क्लोज सरफेस के लिए होता है। किसके लिए होता है, ओनली फॉर क्लोज सरफेस। और मामला जहाँ क्लोज ना हो उसको क्लोज करना पड़ता है। और जब जब किसी भी ओपन सरफेस को क्लोज सरफेस बनाते हैं तो वो सरफेस कहलाती है गॉसियन सरफेस। जब किसी खुले पृष्ठ को बंद पृष्ठ हम बना देते हैं, इस पृष्ठ कौन सा होता है, गॉसियन सरफेस से पहले सरफेस होती है जो खुली होती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, क्लोज बनाते हैं। क्योंकि क्यों, तो गॉस लगता है किसके लिए, बाकी मेरी बात तो नोट करिए। एक बार नोट करने से पहले मैं आपको वैद्युत फ्लक्स फिर समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया, यानी किसी सरफेस एरिया से बंद सरफेस एरिया से जो जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाएंगे सब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, एक बंद क्षेत्रफल वाले तल से गुजरने वाली विद्युत रेखा है। ठीक है, यानी बंद क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वाला तल है, उससे कितनी जितनी भी विद्युत रेखाएं गुजर जाएंगी वो क्या होता है बेटा, आपका फ्लक्स होता है। अब फ्लक्स जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, इसको लिखते हैं पाई से पाई बी से पाई की बराबर ईडीएस। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सॉरी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से जा रही है, तो उसने सरफेस से। बस मैं गई, तो डीएस क्यों लेते हैं यहाँ पे, एलिमेंट के पास में आ गई, क्लियर हो गई, जल्दी करो।
क्या? देखो ध्यान से, अगर इसी जगह, देखो ध्यान से, इसी जगह हम कहते हैं कि यहाँ से एरिया वेक्टर निकालो इसका, तो यहाँ से एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? सरफेस तो होगा कोई, यहाँ से एरिया वेक्टर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एरिया वेक्टर क्या होता है? फाइनाइट सिर्फ इसके लिए था, पूरे तरीके से बोल दो, और कब ना तरीका का पूरे तरीके से दोनों कब ना हो। और गॉस लॉ में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बनती है जहाँ पे पूरे तरीके से बंद हो तब, समझ गए? सब कर्व होते हैं, गॉस कितने सरफेस है, गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस होता है क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई ऐसा है ये, तो इसके लिए हमको गॉस का निकालना है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि पहले इसको क्या करें, बंद कर दिया, आप बन गया है गॉसियन सरफेस। क्या बन गया? गॉस ने हमको इतनी छोड़ दी थी कि कोई भी अगर खुला क्षेत्र है, जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, अच्छा क्या है? पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो आप। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि इसको बंद करो, ये खुला है अभी, मैंने बताया था पॉइंट की वजह से क्या बनता है? स्फीयर। फिर बंद हो गया। कल मैंने एक सवाल आपको दिया था स्फीयर वाला, इसमें फॉर्मूला लग रहा था सिग्मा अपॉन 2 शायद, यस सर है। हाँ सर, उसका डेरिवेशन भी कराऊंगा स्फीयर का। अब उसमें पॉइंट चार्ज ही लेते हैं, लेकिन हमको बंद करना पड़ता है। बस समझा गई? हो गया ये, और कर लिया। अब आता है बॉस। एरिया वेक्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया, इसलिए कि थोड़ा सा जानकारी हो जाए। देखिए ध्यान से, अब बात करेंगे हम लोग गॉस लॉ की, बात करेंगे, यानी गॉस के खुद अकेले ये 2 नंबर में आ जाता है। क्या नंबर में आ जाता है? अकेले 2 नंबर में इसका डेरिवेशन आता है, यानी समझते हैं अच्छे से इसको हम लोग। गॉस लॉ होता क्या है? गॉस ने कहा क्या? गॉस ने कहा क्या था, मैंने समझ, गॉस लॉ और गॉस थ्योरम दो अलग अलग बातें हैं। गॉस का नियम और गॉस की प्रमेय दो अलग अलग बातें। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉ पढ़ेंगे। लॉ क्या कहता है? कहता है, गॉस कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होगा, क्या होगा? क्या कहेगा? टोटल फ्लक्स जो होगा किसका? ऑफ एनी रो सरफेस का, वो मस्ट बी इक्वल टू क्यू अपॉन, क्या कहते हैं गॉस? टोटल फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस मस्ट बी इक्वल टू, मस्ट बी, जबकि होना ही चाहिए इसके बराबर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्या कहा था इन्होंने कि बंद क्षेत्रफल वाले तल का कुल फ्लक्स
क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना आप समझ आ गए क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था कोई भी बंद क्षेत्रफल हो उससे गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं हो सब किसके बराबर होंगी? ये इनका क्या था? नियम था। अब ये बात इन्होंने सही कही थी कि नहीं कही थी, हम लोग प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। जो प्रूविंग करेंगे वही क्या होगी? इनकी थ्योरम। क्या होगी? थ्योरम होगी। अब पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। क्या पढ़ते हैं बेटा? यानी कि इसको ध्यान से पढ़िएगा। गॉस की क्या कहती है? ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आती है। क्या कहता है? देखो ध्यान से। हमारे पास एक क्लोज सर्फेस क्या है? एक हमारे पास में मान लिया हमने ये सब एक क्लोज सर्फेस है और इस क्लोज सर्फेस में हमारे पास चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है अगर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? कैसी होगी? कैसी होगी? मसल में एक बंद बंद सरफेस रखा हुआ है, बंद क्षेत्र रखा हुआ है, वहां पे एक प्लस कुछ आवेश रखा हुआ है और उसकी वजह से वैल्यू कहाँ होगा? बाहर की ओर। कहाँ होगा? बाहर की ओर। और इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा? बाहर की ओर ही होगा। वेक्टर कहाँ होगा? बाहर की ओर। और जो एरिया वेक्टर अगर हम लेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। यस सर, ठीक है, पहली बात। अब हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले ले। क्या ले ले? एक छोटा सा एलिमेंट ले ले और उस एलिमेंट को मान ले हम लोग डीएस। क्या मान ले? डीएस। क्या मान ले? डीएस मान ले। अब बताइए हम लोग की मैथड इलेक्ट्रिक प्लस, पहले इंग्लिश में समझे। इलेक्ट्रिक प्लस प्लस का फॉर्मूला क्या होता है? बताया मैंने भी। ईडीएस। ईडीएस होता है। इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा? पाई ई बराबर, यहाँ पे तो डीएस थी ना, डीएस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री। पाई ई क्या हो जाएगा? ईडीएस। क्या हो जाएगा? ईडीएस। ईडीएस हो जाएगा। ई को अगर हम बाहर ले लें, पाई ई बराबर, ई को बाहर ले लें तो बचा क्या अंदर? पूरे सरफेस का क्या कर देंगे? डीएस कर देंगे। क्यों करेंगे डीएस? छोटा छोटा डीएस लेके बनाएगा पूरे सरफेस का, चाहिए हमको। अब बताओ ये क्या है? ये स्फीयर है और स्फीयर के लिए अब पहले ऐसे कर देते हैं, पाई ई इक्वल टू ई क्या होता है? और इसके रेडियस मान ले आर। क्या मान ले? आर है। तो क्या बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है। ई का मान, ई की वैल्यू होती है ये। फिर साथ में इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होता है? एस होता है। और थोड़ा सरफेस एरिया क्या होता है इसका? क्या होता है? 4 पाई इंटू क्या होगा? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सारे स्क्वायर से कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? क्या कहा था? टोटल फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर है? प्लस किसके बराबर है? बात समझ आ गई? फिर समझते हैं इसके बाद। हमारे पास एक क्लोज सरफेस था, उस क्लोज सरफेस पे प्लस का चार्ज, और अब यहाँ पे आप कह सकते हो सर यहाँ माइनस चार्ज क्यों नहीं? क्या कहोगे? यहाँ माइनस चार्ज क्यों नहीं? याद रखना गॉस लॉ माइनस चार्ज नहीं करेगी। डायरेक्ट हो गया। गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, लिखो यहाँ पे कोने में ओनली वैलिडेट और पॉजिटिव चार्ज। हमारे तो फिर से पहले तो कौन बोर्ड, अब देखो ध्यान से। ये हमारे पास क्या था? क्लोज सरफेस था। पहले इंग्लिश में समझ लेते हैं बढ़िया। ये हमारे पास क्लोज सरफेस था। क्लोज सरफेस पे एक चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी?